तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन जुगाड़ में। हमारा टॉपिक चल रहा था कार्बन और कार्बन के यौगिक, जिसमें हमने महत्वपूर्ण कुछ कार्बनिक यौगिक है उनके बारे में पहले वाले वीडियो में बात की थी और कहा था कि ये जो कार्बन के यौगिक है इनको हम टोटल 2 पार्ट में पढ़ रहे हैं। तो इस दूसरे पार्ट में बचे कुछ जो कार्बन के यौगिक है जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, उनके बारे में हम बात करेंगे। जो सबसे पहला कार्बनिक यौगिक आ जाता है वो है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जिसका फॉर्मूला होता है CHCl3। क्लोरोफॉर्म फॉर्मूला हो जाएगा CHCl3। उपयोग कहाँ किया जाता है? तो शल्य क्रिया में, जब ऑपरेशन कर रहे होते हैं तब बेहोश करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जंतु और पौधों से प्राप्त जो पदार्थ है उनको संरक्षण करने और सुगंधित पदार्थ के रूप में भी किया जाता है, और रबड़ और लाख के विलाय के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो क्लोरोफॉर्म फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CHCl3 हो जाएगा। उपयोग कहाँ हो जाएगा? तो उपयोग हो जाएगा शल्य क्रिया में निश्चेतक के रूप में। ये इसका मुख्य उपयोग है। इसके अलावा ये कुछ और उपयोग है जिनके बारे में हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। CCl4 में कार्बन है वो दूसरे क्लोरीन से कुछ इस प्रकार जुड़ा होता है, 4 एकल बंध द्वारा जुड़ा होता है CCl4। और हालांकि इसकी संरचना इस तरह नहीं होके, इसकी संरचना है वो चतुष्फलकीय होती है। वो कैसी होती है? तो इस टाइप से होती है, Cl, फिर इधर हो जाएगा Cl और एक हो जाएगा Cl इधर। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसका फॉर्मूला हो जाएगा CCl4, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ये पायरीन के नाम से अग्निशामक यंत्र के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। आग बुझाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। विशेषकर जो विद्युत उपकरण है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, उनमें आग लगी हुई है तो उनको बुझाने के लिए हम किसका यूज करेंगे? कार्बन टेट्राक्लोराइड या CCl4 का। ध्यान रखना, आग जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में लगी हुई है उनको कभी पानी से नहीं बुझाया जा सकता, क्योंकि पानी भी विद्युत का, नॉर्मली पानी शुद्ध पानी है वो विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन हमारे जो घरों में पानी होगा वो लवण युक्त होता है नॉर्मली, और लवण युक्त होने के कारण उसमें भी करंट का प्रवाह होता है। अगर हम पानी से विद्युत में लगी आग बुझाने का प्रयास करेंगे तो हमें भी शॉक लगने का खतरा रहेगा। नेक्स्ट, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? औद्योगिक विलाय के रूप में किया जाता है, और कहाँ किया जाता है? कीटाणुनाशक के रूप में। नेक्स्ट आ जाता है ईथर। ईथर का फॉर्मूला हो जाएगा C2H5 होल्ट वाइज O। C2H5 होल्ट वाइज O, ये इस ईथर का फॉर्मूला होता है। प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो एथिल एल्कोहल में मिलाकर इसका प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। इसके अलावा विलायक और शीतलक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है एस्पार्टम। एस्पार्टम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो एस्पार्टम का मेन उपयोग है जिन व्यक्तियों को डायबिटीज हो रखा है, वो शुगर के जो पेशेंट होते हैं वो नॉर्मल शर्करा है, यानी कि जो अपनी टेबल शर्करा चीनी है इसका प्रयोग नहीं कर सकते, सुक्रोज का प्रयोग नहीं कर सकते, उनके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एस्पार्टम का प्रयोग किया जाता है। तो एस्पार्टम क्या है? कृत्रिम मधुरक। मधुरक का मतलब है मीठा करने वाला, जिसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? सुक्रोज या सामान्य चीनी के स्थान पर भोज्य एवं पेय पदार्थों में करते। जिन व्यक्तियों को डायबिटीज हो रखा है, क्या हो रखा है? डायबिटीज, या फिर जिसको हम कहते हैं मधुमेह रोग, ठीक है, डायबिटीज या फिर उन्हें मधुमेह रोग या फिर शुगर रोग भी कहा जाता है, जो किसके कारण होता है? तो जो शरीर में इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन हार्मोन जो कि अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है, उस इंसुलिन की हार्मोन की कमी से डायबिटीज रोग हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है, जिसमें मूत्र के साथ शर्करा या फिर मूत्र के साथ सुक्रोज है वो बाहर निकलना प्रारंभ हो जाता। तो डायबिटीज वाले व्यक्तियों के लिए, डायबिटीज के रोगियों के लिए मीठा करने के लिए, भोज्य पदार्थों को मीठा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एस्पार्टम का। और ये सामान्य चीनी से 20 गुना अधिक मीठा होता है, और इसलिए 20 गुना ज्यादा मीठा है सामान्य चीनी से, इसलिए इसकी बहुत ही कम मात्रा ही पर्याप्त मधुरता प्रदान कर देती है, जिसके कारण इसका बहुत ही कम मात्रा उपयोग की जाती है, और इसलिए इससे प्राप्त कैलोरी अंश भी क्या होता है? नगण्य होता है। ऊर्जा की मात्रा इससे भी क्या होती है? नगण्य होती है। नेक्स्ट आ जाता है एसीटैल्डिहाइड। एसीटैल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH3CHO। एसीटैल्डिहाइड CH3CHO। प्रयोग कहाँ किया जाता है? दर्पण की पॉलिश में किया जाता है, और इसके अलावा पैरेल्डिहाइड जैसे औषधि बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट आ जाता है बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। इसकी संरचना कुछ इस टाइप की होती है, एक कार्बन है वो इस तरह दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि कुल मिला के टोटल है वो 6 कार्बन होते हैं और वो 6 कार्बन कुछ इस तरह आपस में जुड़े रहते हैं और फिर इनके बीच में बाकी जो बची हुई है वो किससे जुड़ जाती है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन जुड़ा होता है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, इस साइड में भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यानी कि प्रत्येक कार्बन से एक एक क्या जुड़ा होता है, हाइड्रोजन जुड़ा होता है। इसको नॉर्मली लिखा जाता है तो वो कुछ इस तरह ही लिखा जाता है, इस तरह ये इसकी संरचना होती है जिसमें इस तरह का बीच में गोला लगा दिया जाता है। बेंजीन की संरचना है, बेंजीन है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की श्रेणी का प्रथम सदस्य है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी कि जो चक्रीय हाइड्रोकार्बन होते हैं उन चक्रीय हाइड्रोकार्बन की श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन सा है, बेंजीन। फॉर्मूला हो जाएगा C6H6। इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो बेंजीन की खोज है वो माइकल फैराडे ने की थी। प्रयोग कहां किया जाता है, तो बेंजीन का उपयोग प्लास्टिक, रंजक, औषधियां, DDT आदि के निर्माण में किया जाता है। DDT एक कीटनाशक है जो कि खाद्य श्रृंखला या फिर पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ये नुकसानदायक होता है। DDT खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाता है और प्रवेश करने के बाद वो एक खाद्य चरण से, एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में इसकी मात्रा बढ़ती जाती है जिसको कहा जाता है जैव आवर्धन। तो DDT है, उस DDT के कारण क्या होता है, तो DDT के कारण होता है जैव आवर्धन। जैव आवर्धन का मतलब है खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषण स्तर में इसकी मात्रा बढ़ती जाती है और जो सर्वोच्च पोषक स्तर होता है यानी कि जो सबसे लास्ट में होता है खाद्य श्रृंखला में, उसमें इसकी मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि वो उसके जीवन के लिए बड़ी घातक होती है। नेक्स्ट आ जाता है एसीटोन। एसीटोन CH3COCH3 ये इसका फॉर्मूला होता है। एसीटोन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3COCH3। प्रयोग कहां किया जाता है, कृत्रिम सिल्क बनाने के लिए, वार्निश पेन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कृत्रिम रबड़ और आयोडोफॉर्म बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका प्रयोग नेल पॉलिश रिमूवल के रूप में भी किया जाता है। नेल पॉलिश या जो नख रंगनी है जो लड़कियां लगाती है सुंदरता के लिए, उनके रिमूवल के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, एसीटोन का प्रयोग किया जाता है। अगला आ जाता है यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यूरिया NH2CONH2। यूरिया एक प्रथम कार्बनिक यौगिक है जिसका संश्लेषण किसमें किया गया है, प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला में प्रथम संश्लेषित यौगिक कौन सा है, तो वो है यूरिया। और इसका संश्लेषण किसने किया था, तो इसका संश्लेषण है वो वोहलर ने किया था। वोहलर नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले प्रयोगशाला में प्रथम यौगिक का संश्लेषण किया और वो यौगिक कौन सा था, यूरिया था। मानव का मूत्र है वो, उसमें भी क्या पाया जाता है, यूरिया। यानी कि मानव है वो मूत्र के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करता है और यूरिया का उत्सर्जन करने के कारण ही मानव को क्या कहा जाता है, यूरियोटेलिक कहा जाता है। मानव किस प्रकार का प्राणी है, तो मानव यूरियोटेलिक प्राणी है क्योंकि ये मूत्र के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करता है। जब ये यूरिया है वो हवा के संपर्क में आती है तो ये किस में परिवर्तित हो जाती है, अमोनिया गैस बना देती है और अमोनिया गैस है वो दुर्गंधशील होती है। इसीलिए जो मूत्रालय होते हैं, पेशाब घर होते हैं, वहां पर बहुत ही तीखी दुर्गंध आती है। मूत्रालय के अलावा जहां भी कुछ ऐसी दीवारें होती है जहां ज्यादा मूत्र विसर्जन किया होता है तो वहां पर भी दुर्गंध का कारण कौन सी गैस होती है, अमोनिया, जो बनती किससे है, मूत्र के अंदर उपस्थित यूरिया है इससे ही बनती है। हम भारत वाले लोग हैं वो थोड़े रूल तोड़ने में क्या है, ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। हमें गवर्नमेंट ने कहा है कि मास्क यूज करना है तो वो मास्क हमारे लिए यूज नहीं करना, हम किससे बचने के लिए यूज करते हैं, पुलिस वालों के लिए। हेलमेट भी इसी तरह है। और वैसे ही कहीं पर लिखा होता है किसी दीवार पे कि गधे के पूत यहाँ मत मूत, तो हम वहीं जाके पेशाब करेंगे। क्यों, साला ये हमें गधा बोला है, अब तो हम यहाँ पेशाब करेंगे ही करेंगे। तो गधे के पूत यहाँ मत मूत, ये रूल तोड़ने में हमें आता है आनंद और हम वहाँ जाके मूतते हैं। और फिर वहाँ जो दुर्गंध आती है वो किसके कारण आती है, अमोनिया के कारण। यूरिया का उत्पादन कैसे किया जाता है, तो वो द्रव अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया से यूरिया का उत्पादन किया जाता है। यूरिया को क्या कहा जाता है, तो यूरिया को कार्बामाइड भी कहा जाता है, कार्बामाइड भी कहा जाता है क्योंकि यूरिया में जो नाइट्रोजन की उपस्थिति है वो किसके रूप में
होती है, एमाइड के रूप में होती है, इसलिए इसको कार्मेमाइड भी कहा जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो यूरिया खाद के रूप में यानी कि उर्वरक के रूप में किया जाता है। इसके अलावा नाइट्रोसेलुलोज जैसे विस्फोटक पदार्थ बनाने में भी यूरिया का प्रयोग किया जाता है। अगला आ जाता है ट्राइनाइट्रोटॉल्यूएन। ट्राइनाइट्रोटॉल्यूएन TNT कहा जाता है, TNT ट्राइनाइट्रोटॉल्यूएन। फॉर्मूला होता है C6H2NO2 होल थ्राइस CH3, C6H2NO2 होल थ्राइस CH3। ये भी एक एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक है और इस टॉल्यूएन के नाइट्रीकरण द्वारा तारिक यौगिक वे क्या होता है? एक विस्फोटक पदार्थ होता है। विस्फोटक पदार्थ बनाने में विस्फोटक पदार्थ के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है मेथिल आइसोसाइनाइड या मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड है, ये एक विषैली गैस होती है। इसके बारे में हम जानते हैं भोपाल गैस त्रासदी, जिसमें दिसंबर के अंदर भोपाल में कीटनाशक बनाने वाली जो दवा कंपनी थी यूनियन कार्बाइड, उस यूनियन कार्बाइड के कारखाने से इसी गैस का, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का ही रिसाव हुआ था। मिक गैस भी कहा जाता है इसको, MIC, मिक से लिखा जाता है, मिक गैस कहा जाता है, और जिसके कारण काफी सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। लोग सोते सोते ही भगवान को प्यारे हो गए थे। नेक्स्ट आ जाता है टॉल्यूएन। टॉल्यूएन का फॉर्मूला होता है C6H5CH3। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो TNT बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा सैकेरिन, क्लोरोमीन आदि औषधियाँ बनाने में किया जाता है और शुष्क धुलाई के रूप में भी टॉल्यूएन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव, RDX। ये इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है कि RDX की फुल फॉर्म क्या है? तो RDX होता है रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव। फॉर्मूला होता है C6H6N6O6, C6H6N6O6। RDX है वो बहुत ही अति विस्फोटक पदार्थ है, विस्फोटक ठोस पदार्थ है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो रासायनिक नाम होता है साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्राएमीन। ये इसका रासायनिक नाम हो जाएगा RDX का, साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्राएमीन। ये इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। इसको कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कौन सा हो जाएगा? साइक्लोनाइट हो जाएगा, हेक्सोजन हो जाएगा, T4 हो जाएगा, इसके नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रयोग है वो द्वितीय विश्व युद्ध में व्यापक रूप में किया गया था। जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें RDX या रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव का ज़्यादा उपयोग किया गया था। तो RDX का मतलब ही एक विस्फोटक पदार्थ है। कुछ लोग हैं वो अपनी फेसबुक है ID या फिर इंस्टाग्राम ID है, जो भी सोशल मीडिया है, उस पर लिखते हैं अपने नाम के आगे RDX फलाना राम, RDX ढीमका राम। तो उन लोगों से सावधान रहना चाहिए। RDX का मतलब क्या है? विस्फोटक। तो वो विस्फोटक है, उनका एक ही स्लोगन है, उनका एक ही नारा है, हम तो डूबेंगे ही डूबेंगे, आपको भी ले डूबेंगे। तो उन ऐसे व्यक्तियों से हमें क्या रहना है? सावधान। नेक्स्ट आ जाता है सैकेरिन। सैकेरिन जिसका नाम क्या हो जाएगा? ऑर्थोसल्फोबेंजामाइड हो जाएगा। इसका फॉर्मूला हो जाएगा C6H4SO2CONH। फॉर्मूला याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं, इसका उपयोग याद रखना है सैकेरिन का। सैकेरिन है वो टॉल्यूएन के ऑक्सीकरण से बनाया जाता है, जो चीनी से 550 गुना मीठा होता है। यही इंपॉर्टेंट है, चीनी से 550 गुना अधिक मीठा पदार्थ कौन सा है? सैकेरिन है। और ये भी एक कृत्रिम मधुरक है, एस्पार्टम की तरह सैकेरिन भी कृत्रिम मधुरक है। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? शरबतों में तथा मधुमेह जो डायबिटीज के रोगी है उनके लिए चीनी की जगह इसका प्रयोग किया जाता है। इसका उसमें भी नगण्य होता है, बहुत ही कम होता है। एस्पार्टम भी एक कृत्रिम मधुरक है और दूसरा सैकेरिन है वो भी एक कृत्रिम मधुरक है। या कृत्रिम मधुरक का मतलब है मीठा करने वाला, जो चीनी की जगह यूज किया जाता है। अगला कार्बनिक यौगिक आ जाता है वो है मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस है, इसकी गंध है वो सरसों जैसी होती है, और सरसों जैसी होने के कारण ही इसे क्या कहा जाता है? मस्टर्ड गैस कहा जाता है। ये एक जहरीली गैस है जो कि त्वचा पर फफोले उत्पन्न करती है, डाल देती है। इसका प्रयोग भी प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना द्वारा ब्रिटेन के विरुद्ध किया गया था। इसका प्रयोग भी युद्ध के दौरान किया गया था मस्टर्ड गैस का। नेक्स्ट आ जाता है बेंजोइक
अम्ल जिसका फॉर्मूला होता है C6H5COOH। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? भोज्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है और अनेक प्रकार की दवाएं बनाने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है फिनॉल या कार्बोलिक अम्ल। फिनॉल या कार्बोनिक अम्ल, इसके बारे में याद रखना है। इसका फॉर्मूला है C6H5OH। C6H5OH ये फिनॉल का फॉर्मूला होता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? बेकेलाइट के निर्माण में, जीवाणुनाशक के रूप में, विस्फोटक व पिक्रिक अम्ल बनाने के लिए और लाइफ बॉय साबुन बनाने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है? फिनॉल का। अगला आ जाता है ल्यूसाइड। ल्यूसाइड कैसी है? रंगहीन और गंधहीन तेलीय द्रव है। इसका उपयोग भी द्वितीय विश्व युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था। यह भी त्वचा और आंखों पर क्या उत्पन्न करता है? फफोले। तो विश्व युद्ध या वर्ल्ड वॉर में किस किस का प्रयोग किया गया था? तो एक तो RDX का प्रयोग किया गया था, दूसरा मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस का प्रयोग है वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया गया था, जबकि ल्यूसाइड है इसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था। लास्ट आ जाता है अश्रु गैस। अश्रु गैस क्या है? तो ये अविषैली गैस है जो कि आंखों एवं नासिका आदि में जलन पैदा करती है, जिससे आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। भीड़ को तितर बितर करने के लिए, जब प्रोटेस्ट हो रहा है, विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन हो रहा है और उसमें जो भीड़ इकट्ठा हो रखी है उसको तितर बितर करना है, भीड़ को बिखेरना है, तब आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। तो वर्तमान में इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? पुलिस द्वारा व्यवस्था बनाए रखने के लिए भीड़ को तितर बितर करने में किया जाता है। अश्रु गैस का प्रथम प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध में किया गया था। सबसे पहले भी इसका प्रयोग कहाँ किया गया था? प्रथम विश्व युद्ध में। अश्रु गैस के रूप में किसका यूज किया जाता है? ध्यान रखना, 2 क्लोरोएसीटोफिनॉन का यूज किया जाता है। क्लोरोएसीटोफिनॉन का यूज एज अश्रु गैस के रूप में किया जाता है। या फिर 2 क्लोरोबेंजीलिडीन मेलेनोनाइट्राइल का प्रयोग किया जाता है। तो ज्यादातर किसका होता है? 2 क्लोरोएसीटोफिनॉन का प्रयोग किया जाता है।